अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनदर चैप्टर ऑफ द सीएनएस फार्माकोलॉजी दैट आर द ड्रग्स फॉर द न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस और मोस्ट स्पेसिफिकली एंटी पार्किंसंस ड्रग्स जो होती हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले व्हाट इज़ न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस। तो ये एक ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनमें प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ न्यूरॉन्स हो जाता है इन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब उन लॉस ऑफ न्यूरॉन्स की वजह से क्या होता है, करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं ऑफ द मूवमेंट्स, कॉग्निशन या दोनों के ही। बात करें पार्किंसंस डिजीज़ की, तो इट इज़ अ स्लोली प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल मसल मूवमेंट। जैसे कि मैंने बताया था कि जो न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ेज होती हैं प्रोग्रेसिव होती हैं, जिनमें न्यूरॉन्स लॉस हो रहा होता है। तो सेम यहीं पर है, ये प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें क्या है, कॉग्निशन से ज़्यादा क्या इम्पेयरमेंट हो रही होती है, मसल मूवमेंट्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होती हैं इसकी, रिजिडिटी ऑफ द स्केलेटल मसल्स, एकाइनेसिया या ब्रेडिकाइनेसिया, फ्लैट फेशिस होती हैं, बिल्कुल मास्क फेस होता है, एक्सप्रेशनलेस फेस होता है, ट्रेमर्स एट रेस्ट, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द गेट। एटियोलॉजी की बात करें या कॉजेटिव एजेंट्स की बात करें तो मोस्टली ये इडियोपैथिक होती है। देन इन्फेक्शियस में हमारे पास आ जाता है वायरल इंसेफेलाइटिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, विल्सन्स डिजीज। पॉइजनिंग में आ जाता है कॉपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैग्नीज पॉइजनिंग। और ड्रग्स की बात की जाए तो एंटी साइकोटिक, एंटी एमेटिक्स जिसमें मेटोक्लोप्रोमाइड, एड्रेनर्जिक न्यूरोनल ब्लॉकर्स जिसमें रेजरपाइन, ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि पार्किंसंस लाइक डिजीज कॉज करवा सकती हैं। और दिस पार्किंसंस इज नोन एज ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस, और इसका अनदर नेम होता है स्यूडो पार्किंसंस, कि ये न्यूरोनल लॉस की वजह से नहीं हो रही होती बल्कि एक ड्रग की वजह से हो रही होती है। पैथोफिजियोलॉजी की बात की जाए तो जो हमारे पास बेसल गैंग्लिया होता है वो कंट्रोल सेंटर ऑफ द मूवमेंट्स कंसिडर है, जिसमें जो डोपामीन है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा होता है, और एसिटाइलकोलिन जो होता है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा होता है इन द बेसल गैंग्लिया। अब होता क्या है, जब इनमें से कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर आता है, लाइक वायरल एंसेफेलाइटिस हो गया है या इडियोपैथिक है या कोई पॉइजनिंग हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है वो अफेक्ट होगा। सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्ट ऑफ द बेसल गैंग्लिया, ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की सोर्स है, डोपामिन यहाँ से बनता है, दैट इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द बेसल गैंग्लिया। अब जब हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है वो अफेक्ट हुआ, तो उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ द डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स हो जाएगी। Now, when there is a destruction of the dopamine producing neurons in the basal ganglia, तो डोपामीन की लेवल्स कम हो जाएंगे इन द बेसल गैंग्लिया। अब हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। ऑन द अदर हैंड एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज द एसिटाइलकोलिन, उसके लेवल्स बढ़ते जाएंगे, और उसी एक्साइटेटरी एक्टिविटी ऑफ द एसिटाइलकोलिन की वजह से हमारे पास क्या होगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स डेवलप होंगी, एबनॉर्मल मूवमेंट डेवलप होंगी इन द पेशेंट। नाउ अनदर जो मैंने आपको बताया था ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म की बात की जाए तो दैट इज द स्यूडो पार्किंसोनिज्म। और ये कौन कौन सी ड्रग, फिनोथायाजीन, हेलोपेरिडोल, एंटीसाइकोटिक्स जैसे मैंने बताया था आपको, इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होती हैं कि ये डोपामीन को ब्लॉक कर देती हैं। तो हमारे पास जब भी डोपामीन की डेफिशिएंसी होगी तो दैट कैन लीड टू द एबनॉर्मल मूवमेंट्स, और वो पार्किंसंस लाइक डिजीज कहलाएगी हमारे पास। स्ट्रेटजी ऑफ ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें हमारे पास दो बेसिक मैकेनिज्म आ जाते हैं कि या तो हम डोपामीन के लेवल्स को बढ़ाएं ताकि इनहिबिटरी इफेक्ट इंक्रीज हो जाए इन द बेसल गैंग्लिया, या फिर जो एसिटाइलकोलिन है जो हमारे पास कोलिनर्जिक या कोलिनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई हुई है उसको हम डिक्रीज कर दें। सबसे पहले बात करते हैं कि डोपामिनर्जिक सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए डोपामीन के लेवल्स को जो ड्रग्स दी जाती हैं तो उसमें आ जाती है डोपामीन प्रिकर्सर्स, लेवोडोपा, पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, कार्बिडोपा। Then dopaminergic agonists that include bromocriptine, apomorphine. Then we have catechol O methyl transferase inhibitor that include tolcapone, methylamine oxidase B inhibitors that include salicylic, and dopamine facilitators that include amantadines. देन वी हैव कि कॉलिनर्जिक सिस्टम पे कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट करेंगी, सेंट्रली एक्टिंग एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग जिसमें आ जाती है टेलहेक्सीफेनिडाइल या प्रोसाइक्लिडीन, एंटी हिस्टामीन्स दे सकते हैं प्रोमेथाजीन्स, मिसलेनियस में एमेंटिडीन दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेवोडोपा के बारे में, जो कि पार्किंसन रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग होती है हमारे पास लेवोडोपा। ये मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ द डोपामीन होता है। बेसिकली क्या है मतलब इसका, मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ द डोपामीन, डोपामीन इट्सेल्फ ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो हम लेवोडोपा ड्रग देती हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और वहाँ पर जाके ब्रेन में इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है इनटू द डोपामीन। देन लेवोडोपा जो है ये हमारे पास क्या करेगा कि ये
synthesis of the synthesis of the dopamine in the surviving neurons of the substantia nigra में increase करवा देगा. न्यूरॉन्स की ज़्यादा से डोपामीन की ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसिस होगी इन द न्यूरॉन्स ऑफ द सबस्टेंशिया नाइग्रा. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अगेन वही कि डोपामीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, लिवर डोपा क्रॉस करता है और सीएनएस में एंटर होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है इनटू द डोपामीन. अब कार्बिडोपा का क्या फंक्शन होता है? कार्बिडोपा जो होती है ये हम लिवर डोपा के साथ देते हैं. क्यों? कार्बिडोपा जो होती है ना, जब लेवोडोपा को लिया गया, ओरली एडमिनिस्ट्रेट किया गया, तो क्या होगा कि बॉडी में पेरिफेरी में ही लेवोडोपा के चांसेस होते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए इनटू द डोपामीन और वो पेरिफेरल एक्शन प्रोड्यूस करेगा, सीएनएस एक्शन नहीं होगा वो. तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स दे देते हैं जो कि डिमिनिश्ड करेंगे द मेटाबॉलिज्म ऑफ द लेवोडोपा इन द पेरिफेरी एंड थस इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द लेवोडोपा दैट विल एंटर्ड इनटू द सीएनएस. तो ये पेरिफेरल डिग्रेडेशन ऑफ द लेवोडोपा को इनहिबिट करने के लिए दी जाती है कार्बिडोपा. देन थेराप्यूटिक यूजेस की बात की जाए तो अगेन लेवोडोपा इन कॉम्बिनेशन विद द कार्बिडोपा इज एफिशिएंट ड्रग रेजिमेन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसन डिजीज, जिसमें रिजिडिटी, ट्रेमर्स, ब्रेडिकाइनेसिया और सारे सिम्टम्स जो होते हैं ऑफ द पार्किंसंस वो डिमिनिश्ड हो जाते हैं. एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो ड्रग एब्जॉर्ब्ड हो रही होती है रैपिडली फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टीन. इसके लिए ज़रूरी है कि जो इंटेस्टीन्स हो या जो स्टमक हो वो एम्प्टी हो, उसमें खाना ना हो. इसीलिए कहते हैं कि हाफ एन आवर बिफोर टेकिंग एनी मील जो होती है ये एंटी पार्किंसंस ड्रग्स ली जाती हैं, लेवोडोपा लिया जाता है. इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है 1 to 2 hours. देन नेक्स्ट बात करें तो इसमें ऑन एंड ऑफ फिनोमेना एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है. होता क्या है कि लेवोडोपा कार्बिडोपा की रेजिमेन लेने के बाद एक ऑफ पीरियड होता है ऑफ द एकाइनेसिया, जिसमें जो पेशेंट होगा उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, वो बिल्कुल स्टिफ और स्टिल हो जाएगा. देन इस ऑफ पीरियड के बाद ऑफ एकाइनेसिया देयर विल बी द ऑन पीरियड ऑफ द मोबिलिटी, जिसमें मूवमेंट्स इंक्रीज हुई हुई होंगी इन द पेशेंट और ऑफन ये डिस्काइनेसिया होता है कि एबनॉर्मल सी मूवमेंट्स हो रही होंगी वो. देन यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई थी कि एम्प्टी स्टमक होना चाहिए बिफोर टेकन लेवोडोपा. क्यों? क्योंकि अगर खाना खा ले अगर कोई भी पेशेंट लेवोडोपा को के साथ, तो उसमें क्या होगा, अगर वो फूड हाई है इन प्रोटीन so it will interferes with the transportation of the levodopa into the CNS. अमाइनो एसिड जो लेवोडोपा को जो होगा compete करना पड़ेगा to enter into the CNS. तो इसलिए मील को इनहिबिट किया जाता है या प्रोहिबिटेड किया जाता है बिफोर टेकिंग लेवोडोपा. ना एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो पेरिफेरल इफेक्ट्स जो होती हैं, ये पेरिफेरल इफेक्ट्स तब प्रोड्यूस होती हैं अगर लेवोडोपा अलोन लिया जाए. लेवोडोपा के साथ अगर कार्बिडोपा ना लिया जाए तो उसमें पेरिफेरल एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं दैट इंक्लूड एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल. देन एड्रेनर्जिक एक्शन ऑन द इरिस कैन कॉज माइड्रियासिस. इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सलाइवा और यूरिन का कलर जो होगा ना वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द ब्राउनिश कलर बिकॉज ऑफ द मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द कैथिकोल अमाइंस ऑक्सीडेशंस. ये इंपॉर्टेंट बीसीक्यू पॉइंट है कि कलर चेंज हो रहा है सलाइवा और यूरिन का ब्राउनिश में. क्यों चेंज हो रहा है? मेलानिन पिगमेंट की वजह से. देन सीएनएस इफेक्ट की बात की जाए तो विजुअल, ऑडिटरी हैलुसिनेशंस एंड डिस्काइनेसिया होता है और इट कैन आल्सो कॉज मूड चेंजेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी. इंटरेक्शंस की बात की जाए ऑफ द लेवोडोपा तो उसमें आ जाता है कि विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन जो होता है ये पेरिफेरल ब्रेकडाउन ऑफ द लेवोडोपा को इंक्रीज करवा देता है कि पेरिफेरली ही लेवोडोपा जो होगा वो हमारे पास ब्रेकडाउन हो जाएगा, मेटाबोलाइज्ड हो जाएगा और उसकी इफेक्टिवनेस डिक्रीज हो जाएगी. देन अगर लेवोडोपा के साथ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे दी जाए लाइक फिनाइलजीन तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज करवा सकती है बिकॉज ऑफ इनहांस्ड कैथिकोल अमाइंस प्रोडक्शंस. एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे पास क्या कॉज करवाती हैं? डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवा के पार्किंसन लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस करवाती हैं जो कि वन ऑफ द इट्स एटियोलॉजिकल फैक्टर भी है. लेवोडोपा और कार्बिडोपा को साथ देने का क्या फ़ायदा होता है? तो वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इफेक्टिव डोज इंक्रीज हो जाती है ऑफ द लेवोडोपा टू द 75% क्योंकि ये पेरिफेरल ब्रेकडाउन ऑफ द लेवोडोपा नहीं होने देता, तो सीएनएस के पास ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लेवोडोपा एंटर करती हैं. देन नोजिया, वॉमिटिंग एंड कार्डियक साइड इफेक्ट्स भी डिमिनिश्ड हो जाते हैं. दीज ऑल वर द पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स. तो जब हम कार्बिडोपा दे देते हैं तो पेरिफेरली तो लेवोडोपा को एक्ट करता नहीं है, तो इसीलिए ये सारे पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते. देन इफेक्टिव डोज ऑफ द लेवोडोपा इज अचीव्ड क्विकली. बेसिकली जब लेवोडोपा की ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट सीएनएस में एंटर होगी तो हम कम जो हम डोज है ना उसको भी कम कर देंगे जब हम कार्बिडोपा के साथ दे रहे होंगे, क्योंकि पेरिफेरल ब्रेकडाउन होगा नहीं तो हम लिमिटेड डोज देंगे जो कि एंटर होगी डायरेक्टली इनटू द सीएनएस.
अब यहाँ तक हमने बात कर ली लेवोडोपा और कार्बिडोपा के बारे में। नेक्स्ट अब हम एंटी पार्किंसन ड्रग की बात करते हैं, दैट इंक्लूड मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। सेलाजिलिन की बात की जाए तो इसका अनदर नेम होता है दैट इज द डिप्रेनिल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इट इनहिबिट्स द मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी। टाइप ए को नहीं इनहिबिट करता बल्कि टाइप बी को करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द डोपामीन। नाउ बाय डिक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द डोपामीन, सेलोजिलिन क्या कर रहा होता है, इंक्रीज करता है डोपामीन लेवल्स इन द ब्लड ब्रेन। तो अब हमारे पास जब डोपामीन बढ़ जाएगा तो हमारे पास क्या है, इनहिबिटरी इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो एक्साइटेटरी एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट डिमिनिश्ड हो जाएगा, जो कि क्या था कि वो एबनॉर्मल मूवमेंट्स वगैरह। सो ये क्या कर रहा होता है, ये डिले कर रहे होते हैं प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज को। देन जो सेलाजिलिन होती है ना, इसकी इटसेल्फ वीक एंटी पार्किंसन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इतना अच्छा से ये एज अ मोनोथेरेपी हम इसे नहीं दे सकते क्योंकि ये इतनी अच्छी ड्रग नहीं है फॉर द पार्किंसन। लेकिन इसको हमें लेवोडोपा के साथ देने से क्या फ़ायदा होगा कि ये जो डोज होती है ना फॉर द लेवोडोपा, उस डोज को डिक्रीज़ कर देगा क्योंकि ये अफेक्टिवनेस ऑफ द लेवोडोपा को इंक्रीज़ करता है। सो व्हाट इज दिस कि सेलाजिलिन जो होती है एडमिनिस्ट्रेड की जाती है विद द लेवोडोपा बिकॉज इट एनहांसेस द एक्शन ऑफ द लेवोडोपा। अब एक्शन बढ़ जाएगा तो इस वजह से हम जो सब्सटेंशियली डिक्रीजेस द रिक्वायर्ड डोज ऑफ द लेवोडोपा। होप सो ये बात समझ आ गई हो। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो रिकमेंडेड डोजेज जो होती हैं उसके ऊपर तो हाइपरटेंशन होने के बहुत लेस चांसेस होते हैं, बट अगर हाई डोज में दे दी जाए ये ड्रग तो ये इंक्रीज करती है रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन बिकॉज ड्रग लूजेज इट्स सिलेक्टिविटी। इसके अलावा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में अनदर ड्रग इज रेजाजिलिन की बात की जाए तो इट इज़ इरिवर्सिबल सेलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ द ब्रेन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर टाइप मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी। देन वी हैव सेफिनामाइड जो कि अनदर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी इनहिबिटर होती है और ये भी लेवोडोपा और कार्बिडोपा के साथ दी जाती है एज एन एडजंक्ट थेरेपी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग जो कि पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए यूज होती है, दैट इंक्लूड कैथिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि दीज आर द सिलेक्टिव रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ द कैथिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। नाउ इसमें जो ड्रग्स होती हैं दैट इंक्लूड एंटाकेपोन एंड टॉलकेपोन। अब इन दोनों ड्रग्स का काम क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास लेवोडोपा जब हम पेशेंट को ड्रग देते हैं सो ये लेवोडोपा कन्वर्ट हो जाती है इनटू द 3O मिथाइल डोपा बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, कैथिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। अब हम क्या करते हैं, कैथिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स दे देते हैं ताकि हमारे पास लेवोडोपा 3O मिथाइल डोपा में कन्वर्ट ना हो। अब हमें इस चीज़ का नुकसान क्या है कि 3O मिथाइल डोपा बनने से क्या नुकसान है, बेसिकली जब हमारे पास 3O मिथाइल डोपा के हाई लेवल्स हो जाएं इन द प्लाज्मा तो लेवोडोपा को compete करना पड़ता है विद द 3O मिथाइल डोपा टू एंटर इनटू द CNS। तो बेसिकली ये इफेक्टिवनेस ऑफ द लेवोडोपा को डिक्रीज कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लेवोडोपा के साथ कैथिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स देते हैं ताकि लेवोडोपा पेरिफेरी या CNS में 3O मिथाइल डोपा में कन्वर्ट ना हो। जो हमारे पास एंटाकेपोन होती है ये मोस्टली एक्ट कर रही होती है इन द पेरिफेरी और में जो होते हैं कैथिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स पर, जबकि जो हमारे पास अनदर ड्रग टॉलकापोन वो हमारे पास पेरिफेरी और CNS दोनों में एक्ट करती हैं। क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए तो ये जो कैथिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स होती हैं ये एज एडजंक्ट थेरेपी यूज होती हैं विद द लेवोडोपा एंड कार्बिडोपा बिकॉज द डिक्रीजेज द फ्लक्चुएशंस इंप्रूव रिस्पॉन्स एंड प्रोलॉन्गिंग द एक्शन। बेसिकली फ्लक्चुएशंस का क्या मतलब है, जो मैंने ऑन एंड ऑफ फिनोमेना बताया था ऑफ द लेवोडोपा एंड कार्बिडोपा उसको जो है वो डिक्रीज कर रही होती हैं ये। देन फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो ओरली एब्जॉर्प्शन होती है दोनों ही ड्रग्स की, चाहे वो टेलकापोन हो या एंटाकापोन हो। जो टेलकापोन है ये 3 टाइम्स पर डे दी जाती है जबकि एंटाकापोन जो होती है वो 5 टाइम्स पर डे। एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड फेसेस बोथ। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन पेशेंट्स को कैथिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स ड्रग्स दी जाती हैं अगर सिरोटिक पेशेंट है तो उसमें डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो डेट इंक्लूड डायरिया, पोस्टरल हाइपरटेंशन, एनोरेक्सिया, नोजिया, डिस्काइनेसिया, हेलुसिनेशंस एंड स्लीप डिसऑर्डर। जो आपने इसमें याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो ये है कि जो टेलकापोन है दैट कॉजेज फल्मिनेंट हेपेटिक नेक्रोसिस, एक्यूट हेपेटिक फेलियर। क्यों कॉज करवा रहा होता है, क्योंकि लिवर एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करवा देता है जिसकी वजह से एक्यूट हेपेटिक फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए सिरोटिक पेशेंट्स में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती और वैसे भी डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है अगर ऐसे पेशेंट्स को दी भी जाए तो। और इस
एडवर्स इफेक्ट को रूल आउट करने के लिए रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ द लिवर फंक्शन टेस्ट की रिक्वायर होती है ताकि एक्यूट हेपेटिक फेलियर ना हो ऐसे पेशेंट्स को जिनमें हम क्या दे रहे हो टैल्केपोन ड्रग प्रिस्क्राइब करें। देन डोपामीन रिसेप्टर्स एगोनिस्ट की बात करते हैं, दैट इज़ द अनदर ड्रग रेजिमेन जो कि एंटी पार्किंसन ड्रग में आती हैं। इसमें हमारे पास दो क्लासिफिकेशन एर्गोट एल्कोलॉइड एंड नॉन एर्गोट ड्रग्स। जो एर्गोट एल्कोलॉइड है दैट इंक्लूड ब्रोमोक्रिप्टीन एंड नॉन एर्गोट में आ जाता है एपोमॉर्फिन, प्रेमीपेक्सोल एंड रोपिनिरोल। सबसे पहले बात करते हैं एर्गोट ड्रग्स की, तो दैट इंक्लूड ब्रोमोक्रिप्टीन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, दैट इट एक्ट एज पार्शियल एगोनिस्ट एट द डोपामीन D2 रिसेप्टर्स। दिस ड्रग इंक्रीजेज द फंक्शन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो बेसिकली डोपामीन 2 रिसेप्टर्स की पार्शियल एगोनिस्ट भी काम करता है और डोपामीन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। थेराप्यूटिक यूज़ क्या होते हैं कि ये कॉम्बिनेशन विद द लेवोडोपा यूज़ कर रहे होते हैं इन अ पेशेंट हु आर रिफ्रैक्टरी और कैन नॉट टॉलरेट द लेवोडोपा। ऐसे पेशेंट्स में ये यूज़ होती है जो कि रिफ्रैक्टरी हो टू द लेवोडोपा। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्काइनेसिया, पोस्टरल हाइपरटेंशन, कन्फ्यूजन, हैलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स तक कॉज करवा रहा होता है। इसका एक बहुत ज़्यादा सिवियर एडवर्स इफेक्ट होता है, दैट इज़ पल्मोनरी एंड रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। ये इसके दो बहुत सिवियर एडवर्स इफेक्ट होते हैं दिस फाइब्रोसिस, जिसकी वजह से ये अब एब्सोल्यूट ड्रग है, यूज़ नहीं होती, बट इट कुड बी यूज्ड इन अ पेशेंट हु आर रिफ्रैक्टरी टू द लेवोडोपा। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो साइकेट्रिक पेशेंट में ये मेंटल इलनेस को बहुत ज़्यादा वर्सन कर सकते हैं, इसलिए उनमें यूज़ नहीं होती है। सेकेंडली ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ की अगर किसी पेशेंट को हिस्ट्री है तो उनमें भी यूज़ नहीं होगी, बिकॉज इट कैन कॉज वेजोस्पैज्म और इन कंडीशंस को वर्सन कर सकती है ये। नॉन एर्गोट ड्रग्स की बात की जाए तो डेट इंक्लूड एपोमॉर्फिन, प्रेमीपेक्सोल, रोपिनिरोल एंड रोटिगोटीन, जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है कि दीज ड्रग्स आर हाई एगोनिस्ट एफिनिटी रखती हैं फॉर द डोपामीन रिसेप्टर्स। अब नॉन एर्गोट ड्रग्स की जो फार्माकोकाइनेटिक्स है ना, दैट इंक्लूड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि प्रेमीपेक्सोल जो होती है ये ओरली एडमिनिस्ट्रेट की जाती है 3 टाइम्स पर डे। ये हमारे पास लार्ज अमाउंट में एक्सक्रीट होती है इन यूरिन, जिसकी वजह से डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है इन अ पेशेंट विद रीनल डिसफंक्शन। नेक्स्ट ड्रग की बात की जाए तो दैट इज़ एपोमॉर्फिन। तो ये सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है एंड इसका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि एक्यूट अगर पार्किंसन अटैक है तो उसमें ये रिलीव कर रहा होता है एकाइनेसिया के पीरियड को। देन वी हैव रोटिगोटीन की बात की जाए तो ये ट्रांसडर्मल पैच फॉर्म में अवेलेबल है, वंस यूज्ड होता है इन अ डे। देन वी हैव रोपिनिरोल, ये हमारे पास ओरली गिवन ड्रग है। थेराप्यूटिक यूजेस की बात की जाए तो नॉन एर्गोट एल्कोलॉइड्स जो ड्रग्स हैं ये अप्रूव्ड हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसन डिजीज़। रोपिनिरोल की बात की जाए तो ये रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम में यूज़ होती है। BCQ पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम में कौन सी ड्रग यूज़ होती है, दैट इज़ रोपिनिरोल। देन एपोमॉर्फिन को मैं जैसे बता चुकी हूँ कि एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ द हाइपोमोबाइल ऑफ फिनोमेना, मतलब एकाइनेसिया जो हो रहा होता है इन द एडवांस्ड पार्किंसन डिजीज़, उसमें ये यूज्ड होती है। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो नोजिया, हेलुसिनेशंस, इंसोम्निया, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन आ गई। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, जो हमारे पास प्रेमीपेक्सोल होती है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है इन द एक्टिव पेप्टिक अल्सर डिजीज़, साइकोटिक इलनेस एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देन नेक्स्ट ड्रग की बात की जाए तो दैट इज़ द एमेंटाडीन। एमेंटाडीन से रिलेटेड ये बात इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा कि इट इज़ एन एंटीवायरल ड्रग जिसके पास एंटी पार्किंसोनियन एक्शन है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड एज एंटी पार्किंसन ड्रग, अदरवाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीवायरल ड्रग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एमेंटाडीन जो है वो 3 में डिवाइड है कि ये रिलीज ऑफ डोपामीन इंक्रीज करवा देता है, कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा होता है, मतलब ये डुअल एक्शन रखता है, डोपामीन पर भी इफेक्ट रखेगा कि उसका रिलीज बढ़ाएगा और कॉलिनर्जिक को भी इनहिबिट करेगा। इसके अलावा NMDA टाइप ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर्स एंड अदर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर उसको भी इनहिबिट कर देता है। थेराप्यूटिक यूजेस की बात की जाए तो ये जो पार्किंसन में ब्रेडिकाइनेज या रिजिडिटी और ट्रैमर्स है उसे इंप्रूव करने में हेल्प करता है। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, इंसोम्निया, confusion, hallucinations, acute toxic psychosis, dry mouth, orthostatic hypertension कॉज करवा देता है। पेरिफेरल एडिमा कॉज करवाता है जो कि डायूरेटिक्स से रिस्पॉन्ड करता है और ट्रीट हो जाता है। डर्मेटोलॉजिकल रिएक्शंस कॉज करवा देता है, दैट इज द लिविडो रेटिकुलरिस।
अब लास्टली जो हमारे पास एंटी पार्किंसन ड्रग रेजिमेन है दैट इंक्लूड एंटी मास्कुरानिक ड्रग्स, जिसमें आ जाती हैं बैंस्ट्रोपिन और फेनोड्रिन एंड बिप्रिपैन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास एक्साइटेटरी एक्शन ऑफ द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर रही होती हैं बाय ब्लॉकिंग द मस्कुरानिक रिसेप्टर्स। थेराप्यूटिक इफेक्ट्स की बात की जाए तो ट्रैमर्स, रिजिडिटी ऑफ द पार्किंसोनिज्म को इम्प्रूव करती हैं। Adverse effect include mood changes, xerostomia, constipation, confusion, and visual problems. Contraindication of the antimuscarinic drugs include glaucoma, prostatic hyperplasia, and pyloric stenosis. तो यहाँ तक हमने anti-Parkinson drugs भी complete कर ली.